ऐतिहासिक लड़ाई इस जिले में लड़ी गई थी। चाहे सन 1990 का गन्ना आंदोलन हो, जब हमने कायमगंज में गन्ना मिल पर किसानों का धरना दिया था, सन 1991 का भटासा का 11 घंटे का रेल में आंदोलन हो, जिसमें रेल का चक्का जाम किया था किसानों और मजदूरों के हकों की लड़ाई के लिए। एक तरफ लखनऊ की रेलें रोक दी गई थी और एक तरफ इधर मथुरा से कासगंज तक की सारी रेलें रोकी गई थी। हम लोगों ने ऐलान किया था जब तक किसानों की आवाज सुनी नहीं जाएगी, किसानों को उनका हक नहीं मिलेगा, हम हटेंगे नहीं। इसी पास में भटासा स्टेशन पर 1 किलोमीटर तक हमारे नेतृत्व में किसान रेल पटरी पर लेट गए थे। और उस समय यहाँ जिलाधिकारी हुआ करते थे राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी के भतीजे। उन्हें बड़ा घमंड था अपनी शक्ति पर, लेकिन किसानों ने अपनी शक्ति दिखा करके उनके घमंड को चकनाचूर कर दिया था, चूर कर दिया था। फिर दौर आया सन 1992 में, कोल्ड स्टोरेज मालिकों ने 32.5 से 42.5 रुपया भंडारण शुरू कर दिया था। तब आलू का आंदोलन शुरू हुआ। हमारे लोगों ने 15 दिन तक जेल भरो आंदोलन चलाया। हम लोगों ने जगह जगह थानों में जाकर के गिरफ्तारियां दी। जगह जगह से किसानों ने कहा हमें भी गिरफ्तार करो, हमें भी गिरफ्तार करो। और हमारे किसान 15 दिन तक जेलों में रहे। बाद में कल्याण सिंह की सरकार को झुकना पड़ा और किसान की बात को मानना पड़ा। हमें याद है सन 1997 में फिर एक बार मायावती की सरकार बनी, बीजेपी मायावती की मिलीजुली सरकार बनी, तो उन्होंने कोल्ड स्टोरेज मालिकों को फ्री कर दिया कि आप जब चाहो तब जितना चाहो उतना भाड़ा बढ़ा सकते हो। फिर किसानों की आवाज उठी, फिर हम लोगों ने यहां लड़ाई लड़ी। एक बार भारत के प्रधानमंत्री इंदु कुमार गुजराल जब यहां पधारे, उस समय भी आंदोलन किया गया, अनगिनत आंदोलन। कोई थाना ऐसा नहीं बचा इस जिले का। किसान की आवाज आई तो हमने कोई थाना ऐसा बाकी छोड़ा नहीं इस जिले का जिसका घेराव नहीं किया। एसपी और डीएम के घर और ऑफिस के घेराव तो इतने बार किए होंगे कि हमें खुद उसकी गिनती याद नहीं है। एक लड़ाइयां नहीं लड़ी गई, सैकड़ों लड़ाइयां इस धरती पर लड़ी गई, लेकिन मुझे अपनी उस लड़ाई पर गर्व है। आप सबके इस जिले के किसानों के अपार सहयोग पर गर्व है। इस बात के लिए नहीं कि लाखों की तादाद में लोग हमारे साथ आए, हमें इस बात का गर्व है हमने सैकड़ों की तादाद में इस धरती पर बड़े बड़े आंदोलन किए, कभी कोई हिंसा नहीं हुई, कभी किसी प्रकार की किसी क्षति नहीं हुई, कोई जनहानि नहीं हुई, किसी की जान नहीं गई। एक बार जरूर रेल से गिर के हमारे 2 कार्यकर्ता खत्म हो गए थे, लेकिन कोई लाठी और गोली से कोई आज तक किसान इस धरती पर नहीं हमारा शहीद नहीं हुआ। और यहाँ के फर्रुखाबाद के बारे में लोग कहने लगे कि जिस तरह से टिकैत की सिसोनी या मुजफ्फरनगर को लोग याद करते थे, वैसे इस फर्रुखाबाद की धरती को भी आज से 25 साल पहले जब हम यहाँ लड़ाई लड़ते थे तो लोग याद करते थे। यही हीरा सिंह का नगरा, जहां हमारे ये राम प्रसाद जी बैठे हैं, हमारे कई किसान बैठे हैं। याद होगा नवाबगंज के एसओ साहब थाने में बुला करके किसानों को तंग किया करते थे। हमने वहां हीरा सिंह के नगरा में हमें पता चल गया कि ये थानेदार यहाँ आए हैं, एसओ साहब आए हैं हमारे किसान को परेशान करने के लिए। हम उस गांव में मौजूद थे और हमने ऐलान किया कि एसओ साहब अब आपको इस गांव से जाने नहीं दिया जाएगा जब तक आपका एसपी आपको लेने के लिए नहीं आएगा। और याद है आपको ना, याद है कैसे पसीना आ रहा था। किसानों का शोषण जहां जहां हुआ वहां हमने लड़ाई खड़ी करी। किसान के साथ जहां जहां अन्याय हुआ वहां हमने लड़ाई लड़ी। कम पे कटाई मिल के मजदूर जो बेचारे इनको इतना तंग किया जाता
बिना पंखे के गर्मी में उनसे काम करवाते थे। एक दिन उनके मजदूरों ने मुझे बुला करके कंप्लेंट कटाई बिल दिखाया कि भैया मेरी दशा देखो। उन्होंने अपनी पेशाब दिखाई, गर्मी की वजह से लाल पेशाब आती थी उनकी। मैंने उस दिन संकल्प लिया कि मैं तुमको इंसाफ दिलाए बिना चुप नहीं बैठूंगा, और हमने कानपुर में उनके एमडी का घेराव किया, सभी मजदूरों को बीआरएस दिलाने का काम किया। एक लड़ाई हुई है, याद नहीं है, कहीं ओला पड़ा तो लड़ाई हो गई, कभी सूखा पड़ा तो लड़ाई हो गई। फर्रुखाबाद की धरती किसान आंदोलन की धरती बन करके रह गई। मुझे इस बात का गर्व है। अब हम चाहते हैं कि ये आवाज और दूरी चौगनी बुलंद होनी चाहिए। पिछले बार मैं मलखान सिंह के गांव में आया, ये हमारे पुराने साथी हुआ करते थे आंदोलन के। धीरे धीरे मैं यहां से निकला। उस समय मेरी उम्र 17-18 साल थी। बाद में शादी हुई, बच्चों की पढ़ाई हुई, कानपुर में मैं रुकने लगा। तो जमीन अधिग्रहण के आंदोलन खड़े हो, सरकारों ने जमीन छीन ली। 1150 एकड़ जमीन उन्नाव में सरकार ने छीन ली थी। 5,51,000 मुआवजा देकर के उनको फैला रहे थे। वहां हमने लड़ाई शुरू करी। अन्यायपूर्ण ढंग से जब तक किसान की इच्छा नहीं होगी, तब तक किसान की घाटी पर किसी सरकार का पैर नहीं रखने दिया जाएगा, ये हमने ऐलान किया। और वहां सरकार को मजबूर होकर 1.5 साल तक किसानों का आंदोलन चला। मजबूर होकर के किसानों से समझौता करना पड़ा, और आज वो हाईटेक सिटी विकास केंद्र बसाई जा रही है। वहां सबसे पहले 1580 किसानों को हमने पहले निःशुल्क भूखंड दिलाया है कि पहले किसान बसेगा, उसके बाद या कोई करोड़पति आदमी आकर के बसेगा। मंडला के किसानों की लड़ाई शुरू हो गई, रूमा के किसानों की लड़ाई शुरू हो गई, जबरन जमीन अधिग्रहण की लड़ाई शुरू हो गई। और इसलिए हो गई कि अंग्रेजों के बनाया हुआ 1894 का कानून था, जिसने कहा था किसान से बिना पूछे किसान की जमीन ली जा सकती। हमने इसका कड़ा विरोध किया। गंगा बैराज पर हजारों किसानों को गंगा में खड़े करके उनको गंगा जल हाथ में देके कहा कि सौगंध खाते हैं हम लोग गंगा मैया के गंगा जल की, ये जब तक ये कानून को मिटा नहीं देंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। और उस सारे कानून को, अंग्रेजों को बनाए हुए कानून को में आग लगाई गई और उसको उसकी प्रतियां गंगा में बहाई गई। देश में नया कानून बन गया, भूमि अधिग्रहण का नया कानून देश में बन गया। अब किसी किसान की जमीन सरकार उसकी बिना मर्जी के अधिकृत नहीं कर पाएगी, और अगर अधिग्रहण करेगी किसान के राजी से करेगी, तब भी उसे सर्किट रेट का 4 गुना रुपया देना पड़ेगा। अब उसे माल भटकना नहीं पड़ेगा। ये कानून बना। अब सरकार ने एक नया तरीका निकाल दिया, जो मुझे नवाबगंज में देखने को मिल रहा है, कानपुर में भी देखने को मिल रहा है, जगह जगह देखने को मिल रहा है। सरकार को अब निजी भूमि का अधिग्रहण तो मिल नहीं रहा, क्योंकि उसमें 4 बड़े पैसे देने पड़ रहे। तो उसने ग्राम सभा की जो जमीन है 50-50 साल से किसान जोत रहे थे, 60-60 साल से जोत रहे थे, जिनके पट्टे किए गए थे उनकी भूमि धरी भी हो गई, उनको भी एक कदम से निरस्त करने का काम शुरू कर दिया। इसलिए कि ये जमीनें हम छीन ले, किसानों से छीन ले और पूंजीपतियों को दे दें। आज नवाबगंज में 505 एकड़ जमीन मुझे बताई गई है, ये रद्द कर दी गई। कितने दिनों से आप उसको जोड़ रहे हैं? कितने दिनों से? 50 साल से। एक कदम से यहाँ के अधिकारियों ने उसको रद्द कर दिया। अगर आप यहाँ के निवासी हैं, अगर आप पात्र किसान हैं, तो आपका पूरा अधिकार है उन जमीनों पर। और अगर कोई गलती हुई है कहीं लिखा पढ़ी में, तो सिर्फ किसान की गलती नहीं है। किसान की सच्चाई यह है कि उसने जोत
इस तरह का निर्णय नहीं लेना चाहिए था। इस संबंध में हम लोग जांच करेंगे, हमारे लोग जांच करेंगे, और अगर जांच में किसान सही पाए जाएंगे, किसान की बात सही पाई जाएगी, तो जैसा कि ये लोग कह रहे थे तुम्हारी बात कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुने या न सुने, हम तब तक खुद सुनेंगे नहीं, बल्कि सरकार को तब तक सुनाएंगे जब तक तुम्हारी बात मानने के लिए वो तैयार नहीं होगी। लेकिन जैसे अभी आप बता रहे थे, ये बता रहे थे कि इस देश में ताकत है तो गलत बात भी मान ली जाती है, और अगर ताकत नहीं है तो गरीब की पत्नी सारे गांव की भौजाई कही जाती है। ताकत नहीं है तो अच्छी बात भी नहीं सुनी जाती, और ताकत होती है तो गलत बात भी मान ली जाती है। लोकतंत्र में वोट की ताकत के साथ साथ जनशक्ति की ताकत हुआ करती है। जनशक्ति के बल पर बड़ी से बड़ी सरकारों को झुकाया जाता है, और जो सरकारें नहीं मानती हैं, जनशक्ति का खड़ी हो जाती है, तो उन सरकारों को गिरा दिया जाता है। ये हमारे इतिहास है। 17 साल से मैं 17 साल की उम्र से मैं किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूं। भारत के कोने कोने में हमने किसानों के बड़े उतार चढ़ाव देखे। उस समय नारायण तिवारी की सरकार हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, जब हम आंदोलन में आए थे, और पूरे देश में राजीव गांधी की सरकार हुआ करती थी। उस सरकार से भी लड़ाई किसानों की हुई। उसके बाद सरकारें बदलती चली गई, प्रदेश के मुखिया बदलते गए, देश के मुखिया बदलते गए, किसानों की लड़ाई तब भी चल रही थी और अब भी चल रही। मांग क्या है किसानों की? क्या मांग? हमारे घर में एक तरफ सोना पहुंचा दो, इसको मांग कोई ऐसी मांग नहीं है इसको पूरा नहीं किया जाना चाहिए। केवल 2 मांग है किसान की। एक तो हमें हमारे पसीने की कीमत दे दो, लाभकारी मूल्य दे दो। अगर हम पैदा करते हैं, हमारे बिना इस देश में आजादी की लड़ाई नहीं हो सकती थी। अगर हिंदुस्तान का किसान 80% किसान, गांव का आदमी आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं होता, तो क्या आजादी की लड़ाई होती? ये नेता अकेले, जो नेता अक्सर गुंडा तस्कर को मौत उड़ा रहे हैं, ये लोग इनकी ताकत थी कि आजादी की लड़ाई जीत लेते। बड़ी बड़ी तादाद में चौरी चौरा में हमारे किसानों को अंग्रेजों ने पेड़ पर लटका करके मार दिया था। गांव गांव में कौन थे सरदार भगत सिंह? सरदार भगत सिंह किसान के बेटे। कौन थे? जो फांसी पर चढ़ने वाले लोग थे, किसानों के, गरीबों के बच्चे हुआ करते थे, जो रात में माता पिता को भी धक्का बता करके निकल जाया करते थे, कुंडी और बांस से लगा के भाग जाया करते थे कि हमें तो गांधी के आंदोलन में जाना है, सुभाष चंद्र बोस की फौज में भर्ती होना है। वो किसानों को क्या तुम उसके पसीने का दाम भी नहीं दोगे? किसान बदली नहीं मांग रहा है, किसान महल नहीं मांग रहा है, किसान ये भी नहीं कह रहा है कि हमारी कोई ऐसी नाजायज और मांग मान लीजिए। किसान कह रहा है कि हमें हमारे पसीने का दाम दे दीजिए। हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम किसी सरकार की कृपा पर नहीं जीना चाहते। भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया है, भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया है, जो आशीर्वाद किसी और को नहीं दिया। भगवान ने कहा है कि तू एक दाना पैदा कर बोएगा तो तेरे खेत में 100 दाने हम बनाएंगे। किसी फैक्ट्री वाले को यह आशीर्वाद नहीं दिया। तू 1 किलो लोहा एक तरफ से मशीन में डालेगा तो 2 किलो लोहा भी तेरा बन जाएगा। ऐसा कोई आशीर्वाद नहीं है फैक्ट्री वाले को। ये वरदान किसान को दिया है कि तू एक दाना पैदा करेगा, खेत में डालेगा तो 100 दाने पैदा हो जाएगा। जिसकी फैक्ट्री में एक दाने से 100 दाने पैदा होते हैं वो गरीब हो जाता है, और जिसकी फैक्ट्री में 1 किलो लोहे से आधा किलो लोहा बनता है वो अमीर हो जाता है। तो कहीं न कहीं
कहीं सिस्टम में गड़बड़ है ना, कहीं न कहीं बेईमानी हो रही है किसान के साथ, नाइंसाफी नहीं हुई है। और ये नाइंसाफी आजादी से लेके अब तक नहीं हुई। हमसे पूछा जाता है किसान की गरीबी का कारण क्या है? हमने एक लाइन में गरीबी का कारण बताया है। किसान की गरीबी का कारण है उसकी मेहनत की लूट, और ये लूट किसान की 2 बार होती है। जब वो बेचने जाता है तब, और खरीदने जाता है तब। हर व्यक्ति की लूट होती है। जब बाजार में लोग खरीदने जाते हैं तो बेईमानी सबके साथ होती है, लेकिन किसान के साथ 2 बार होती है। जब वो बेचने जाता है तब भी होती है, और खरीदने जाता है तब भी होती है। इसलिए किसान सबसे ज्यादा गरीब, औरों से ज्यादा गरीब। आजादी की लड़ाई लड़ने वाले हमारे किसान को सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पसीने का दाम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। जो पैदा करता है उसका लाभकारी मूल्य की गारंटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जो सरकार में बैठे हुए लोग आपके यहाँ आकर के भीख मांगते हैं कि हमें सत्ता दे दो, हमारी सरकार बनवा दो, क्या उससे आपको ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो जब सत्ता में आए तो आपको आपके पसीने की कीमत दे, पूरी कीमत दे, आपको लाभकारी मूल्य दे। चाहे गन्ना पैदा करें, चाहे आलू पैदा करें, चाहे गेहूं पैदा करें, चाहे कपास पैदा करें, चाहे सब्जी पैदा करें, चाहे दूध पैदा करें, आपको उसकी कीमत तो मिलनी चाहिए। अगर कीमत नहीं मिलेगी तो दवाई कहां से लाओगे? पढ़ाई के लिए बच्चों की किताब कहां से लाओगे? कपड़े कहां से लाओगे? शादी ब्याह का खर्चा कहां से उठाओगे? सारा खर्चा तो खेती के ऊपर ही तो होता है, और उसमें भी आपको पूरी कीमत नहीं मिले, लाभकारी मूल्य नहीं मिले। अगर इसमें कठिनाई है सरकार को, तो इज्जत देने में कौन सी कठिनाई है? किसान को इज्जत देने में कौन से पैसे खर्च होते हैं? कोई थानेदार आपको थाने में इज्जत देता है, कोई वीडियो ब्लॉग में आपको इज्जत से कुर्सी पर बिठाता है। जब आप डीएम से मिलने जाते हैं तो डीएम आप उठ के खड़ा होकर कहता है सर आपने आने का कष्ट कैसे किया, आपको किसान देता है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, ऐसे बोलता है क्या? किसान को देख करके तो थाने में होमगार्ड को भी गुस्सा आ जाता है, इतनी इज्जत है आपकी। तहसील में, ब्लॉक में, और आपके कलेक्ट्रेट में एक चपरासी को भी आपको देख करके घिन आती है कि ये किसान है, हट पीछे धक्के मार देते हैं। तो क्या हम आजादी की लड़ाई जीतने वाले किसान, सबका पेट भरने वाले किसान, सबको रोटी कपड़ा मकान देने वाले किसान इसी लायक हैं कि हम थाने में जाए तो धक्का, तहसील में जाए तो धक्का, ब्लॉक में जाए तो धक्का, जिले में जाए तो धक्का? क्या हम धक्का खाने के लिए हैं? अगर ऐसी हालत हमारी है तो हमें ये मान लेना चाहिए कि आजादी इस देश में नेता को मिली है जिसको इज्जत मिलती है, अफसर को मिली है, गुंडा को, तस्कर को मिली है, हिंदुस्तान के सबका पेट भरने वाले किसानों को आज तक आजादी नहीं मिली है। और अगर इनको इज्जत चाहिए तो फिर से इकट्ठे होकर के दूसरी आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमें अपनों से लड़नी पड़ेगी। पहले हमें काले अंग्रेज, गोरे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, अब हमें काले अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और उन्हें कहना पड़ेगा कि हमारा इस्लाम तुमसे कहीं भी नीचे नहीं है, तुम सब हमारे नौकर हो। जो भी तनख्वाह लेने वाला है वो आपसे पैसा, आपके पैसा जो मिलती है सरकार, उससे उसकी तनख्वाह दी जाती है। आप अगर एक माचिस की डिब्बी भी खरीदने जाते हो तो उस पर भी टैक्स काट दिया जाता है। आप कपड़ा खरीदने जाते हो, आप अगर बच्चे के लिए पेंसिल खरीदते हो, उसके अंदर जो स्याही होती है
उसके लिए कोई पैसे लेते हो, उसमें भी सरकार टैक्स वसूल लेती है। और वही सारा टैक्स इकट्ठा होकर आप जब तेल खरीदने जाते हो, डीजल पेट्रोल, तो 10 रुपए की चीज 20 रुपए मिलती है। दूने दाम आपसे वसूल लिए जाते हैं। और यही पैसा जब इकट्ठा होता है तो इसी पैसे से नेता लोग क्या करते हैं, इसी पैसे से सारे नेता लोग मौज मस्ती करते हैं। हवाई जहाज हेलीकॉप्टर कहां से करते हैं? ये हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, ये सब कहां से करते हैं? किसान के पैसे से करते हैं। किसान के पैसे से, गांव के जनता का जो पैसा है, सबको तनख्वाह कैसे मिलती है? किसान से मिलती है। सबको तनख्वाह उससे मिलती है जो आप टैक्स देते हैं, उसी से ये सारा होता है। तो आज इस प्रांगण में एक बार फिर आपने किसानों को जगाने का काम किया है। हमारे भी बुलाकर होनहार युवा देवेंद्र राजपूत, होनहार युवा हमारे ये राहुल पाल जी, जो किसानों के बारे में बहुत कुछ कर रहे हैं, हमारे सतीश पाल जी, रमाकांत मिश्रा जी, मलिकान सिंह साकी जी, राहुल साकी जी, हमारे बहुत बड़े किसान नेता राजाराम शर्मा जी, राम प्रसाद राजपूत जी, और हमारे पीछे बैठे हुए पंडित जी, तमाम हमारे साथी लोग, मौर्या जी जिनका भाषण आपने सुना था, ये सब लोग भी आपके पास आए। समय इनके पास भी नहीं, सबके बाल बच्चे हैं, सब अपना काम करना चाहते हैं, सबके अपने अपने काम हैं। कोई खेती कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, बच्चे पालने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। जिन लोगों के मन में, दिल में ये है कि एक बार किसानों की आवाज फिर से उसी तरह से 97-97 की तरह उठनी चाहिए, फर्रुखाबाद की धरती से फिर किसानों की आवाज उठनी चाहिए। और बच्चा बच्चा फर्रुखाबाद का ये कहना शुरू कर दे कि ग्राम सभाओं की जमीनों पर गांव की जनता का अधिकार है, किसी सरकार को हम उसे छूने नहीं देंगे। सरकार का कोई मालिकाना हक नहीं होता। गांव की जमीन की मालिक, ग्राम सभा की जमीन की मालिक सरकार नहीं होती है, केवल संरक्षक होती है। रखवाली करने का उसको अधिकार है। मालिक कौन है? मालिक गांव की जनता है। गांव के लोगों ने सदियों से उस जमीनों को पाला पोषा, उसको साफ सुथरा किया, खेती योग्य किया। इसलिए एक्ट में व्यवस्था दी है कि वो जमीनें गांव के लोगों के लिए बांटने के लिए होती है। अब चोर बाजारी से पीछे से सरकारें कोशिश करती हैं वो जमीनें हम मनमाने कानून बना के छीन लें और बड़े बड़े पूंजीपतियों को दे दें। जैसे नवाबगंज में अब 25 गांव शामिल कर लिए गए नगर पंचायत है। उन सभी ग्राम सभाओं की जमीनों के पट्टे नगर पंचायत के चेयरमैन बनने के बाद चेयरमैन के अधिकार खत्म हो जाएंगे। गांव के प्रधान को पट्टा देने का अधिकार होता है, नगर पंचायत को पट्टा देने का अधिकार नहीं होता। तो ये जो जमीन है वो कहां जाएगी? वो जमीन सरकारी हो जाएगी, फिर उसका पट्टा नहीं होगा। जब सरकारी जमीन हो जाएगी तो कहेगी सरकार, कहेगी हम जिसको चाहेंगे उसको देंगे। तो किनको मिलेगी? बड़े लोगों को, 2 पतियों को मिलेगी। किसी को 10 रुपए मीटर में दे देंगे, किसी को 50 रुपए मीटर में दे देंगे। इस देश में ये होता है। पूंजीपतियों के साथ हमारी सरकारें खड़ी हो जाती हैं, ये बड़ी दुख की बात है। इसलिए ये मसला बड़ा है। हम इसकी गहराई से जांच करेंगे। आपके पट्टे क्यों खारिज हुए, क्या एलिगेशन लगाया गया आपके ऊपर, क्यों हुए, उन सबको देखेंगे। कि हमारे जो भाई हैं इनके अंदर जो आग लगी है कि ये किसान की आवाज नौकरी नहीं चाहिए, लेकिन ये आग तब तक कामयाब नहीं होगी जब तक ये आग आपके दिल के अंदर भी नहीं रहेगी। जब तक आप भी नहीं चाहेंगे कि हम संगठित हो जाए, ये चिल्लाते रहे किसान संगठित हो जाए,
हो पाएंगे? हमारे जमाने में जब लाखों लोग आप चलते थे, ऐसे ही अनायास 1000 10,000 की भीड़ तो ऐसे ही हो जाया करती थी। केवल कार्यक्रम घोषित होता था और भीड़ हो जाती होती थी कि नहीं होती? अगर कुछ लोग उस समय के हैं, हमारे आंदोलन में जाते होंगे तो उन्हें पता होगा। तो उसी तरह की फिर उसका लाभ क्या हुआ कि हमारा एक किसान का बच्चा भी थाने में गया तो दरोगा जी को डर पैदा हो गया कि भाई इस किसान को खुश करके दे दो, नहीं तो कल ये हंगामा हो जाएगा। एसडीएम के दफ्तर में जाता था तो हमारे किसान को गांधी कहने लगे थे। डीएम के यहाँ भी कहते थे कि अलग से आप लोग मिला करो। ये सम्मान किसानों को मिलने लगा। हमारी दो ही मांगे हैं जो आज तक चली आ रही। एक तो पसीने का दाम दो और हमें सम्मान दो। हमारा किसान थाने में जाए तो थानेदार को उठ के खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो पढ़ लिख के थानेदार बने हैं तो किसान ने भी सदियों से मेहनत करके वो कला सीखी है, वो भी इंजीनियर बना है। मट्टी को पकड़ के बता देता है कि इसमें अन्न पैदा होगा या नहीं होगा। ये कोई नेता नहीं बता सकता, कोई अफसर नहीं बता सकता, कोई गुंडा तस्कर नहीं बता सकता, ये किसान बता सकता। तो ऐसा किसान जो इंजीनियर है अपने माहिर क्षेत्र में, सबकी भलाई के लिए खेती का कार्य करता है। हमारे वेदों में भी, हमारे ग्रंथों में भी किसान को देवता कहा गया। तो फिर वो देवता थाने में जाता है तो उसे इज्जत क्यों नहीं मिलती? तहसील में जाता है तो उसे इज्जत क्यों नहीं मिलती? विराट में जाता है तो इज्जत क्यों नहीं मिलती? ऐसा कानून इस देश में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि अगर हमारा किसान किसी दफ्तर में जाए, किसी एमपी एमएलए मंत्री के यहाँ जाए तो वो उठ के खड़ा हो उसी से और कहे सर बताइए क्या आदेश है, आप हमारे यहाँ क्यों बुला रहे हैं? इतना उसे कहना चाहिए। ये कानून इस देश में बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? और किसान जो भी पैदा करे उसको उसका पूरा लाभ मिलना चाहिए, लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। अगर वो 100 रुपया की चीज पैदा कर रहा, लागत लगा रहा है, कड़ी मेहनत कर रहा, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके सारे परिवार के लोग लगे हैं, तो 100 रुपए की चीज का 200 रुपया जब तक नहीं मिलेगा वो अपने बच्चों को सही स्कूल में पढ़ा पाएगा? बीमार हो जाए तो सही दवाई करा पाएगा? कब मिलेगा? और क्यों नहीं मिलना चाहिए? जो हम पैदा करते हैं उसकी पूरी कीमत हमें मिलनी चाहिए, लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। और अगर हम सरकार के पास जाएं, किसी दफ्तर में जाएं, तो हमें इज्जत मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। ये लड़ाई कोई गैर जायज है क्या? नाजायज है क्या? ये लड़ाई जायज है ना? तो ये जीती क्यों नहीं जा रही? जीती क्यों नहीं जा रही? हर फैक्ट्री का मालिक अपने माल तैयार करने के बाद उस पर एमआरपी लिखता, खुद लिखता है ये 200 रुपए की बिकेगी, लोकल टैक्स एक्स्ट्रा, ये लिखता है।